नमस्कार. आपल्या आयुष्यात आपली पहिली शिक्षक, आपली पहिली गुरु आपली आई असते. त्यानंतर जसं-जसं आपण मोठे होत जातो, शालेय जीवनात आपल्याला अनेक शिक्षक भेटतात. अनेक शिक्षक शाळा, कॉलेज या आपल्या शैक्षणिक आयुष्याच्या माध्यमातून आपल्या आयुष्यात येतात. पण त्यातले काहीच शिक्षक लक्षात राहतात. असेच शिक्षक लक्षात राहतात जे फक्त आपल्याला काही शिकवत नाहीत, तर आपल्याला स्वतःकडे बघण्याचा दृष्टिकोन देतात, स्वतःची ओळख निर्माण करायला मदत करतात, स्वतःला ओळखायला शिकवतात. आज गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने आम्ही एक खास नवीन सीरीज, पॉडकास्ट सुरू करतो आहोत, गुरुवर्य. आणि या पॉडकास्टच्या माध्यमातून अशाच काही छाप पाडणाऱ्या, फक्त स्वतःचंच नाही तर इतरांचं आयुष्य घडवणाऱ्या काही शिक्षकच नव्हे, गुरूंबरोबर आपण संवाद साधणार आहोत. आणि आजचे या गुरुवर्याच्या पहिल्या एपिसोडचे आजचे खास निमंत्रित गुरु आहेत आदरणीय श्री मनीष गुप्ता सर, ज्यांना आम्ही सगळे क्रिसेलियन्स आणि आपण सर्व MG म्हणून ओळखतो. मनीष गुप्ता सर हे एक एंटरप्रेन्योर आहेत, एक इन्व्हेस्टर आहेत, एक लाईफ कोच आहेत. त्याचबरोबर फाउंडर, क्रिसेलिस या संस्थेचे ते फाउंडर आहेत. पण या सगळ्या टायटल व्यतिरिक्त आज मला एक वेगळी ओळख त्यांची आपल्याला द्यायची आहे. माझ्या व्यक्तिगत उद्योजकीय प्रवासात मनीष गुप्ता सर माझे गुरु आहेत. आणि आजचा हा पहिला एपिसोड मनीष गुप्ता सरांबरोबर आपण जो इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, तो मी एक विद्यार्थी म्हणून, त्यांचा शिष्य म्हणून, ही एक छोटीशी गुरुदक्षिणा म्हणून मी आज हा कार्यक्रम सुरू करतो आहे. MG सर, आपलं मनापासून स्वागत या कार्यक्रमामध्ये. सर, ये इंटरेक्शन जो रहेगा ये हिंदी में हम लोग करेंगे, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन मराठी में किया है क्योंकि गुरुवर्य की आत्मा मराठी है. तो आई विल कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, बट आप इंग्लिश और हिंदी में कंफर्टेबली बात कर सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट नहीं है. आपकी फ़िलॉसफ़ी, आपकी विजडम, ये पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सर, MG बनने से पहले, मतलब अगर मैं आपके जो टाइटल्स हैं, एंटरप्रेन्योर हो, इन्वेस्टर हो, फाउंडर ऑफ क्रिसेलिस हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, ये सारे टाइटल अगर हम लोग बाजू रखते हैं, तो हु इज MG? ये सारे टाइटल्स जो है ये मेरे खुद के तो दिए नहीं है. मुझे ऐसा लगता है अगर आप इन सबको बाजू में रखोगे तो आई एम एन ऑर्डिनरी मैन. एंड मेरा नाम मनीष गुप्ता है. MG भी मुझे लोगों ने प्यार से नाम दिया जी. एंटरप्रेन्योर भी दुनिया ने बोला क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर बना दिया. मैं ज़िंदगी जीने की चाह रखता हूँ और जीता हूँ और कुछ ना कुछ एडवेंचरस करते रहता हूँ, तो लोगों ने एडवेंचरर बोल दिया. बिल्कुल बिल्कुल. और ऐसी इन्वेस्टर हूँ तो इन्वेस्ट करता हूँ कंपनीज में, तो लोगों ने इन्वेस्टर बोल दिया. तो मुझे लगता है ये सब नाम जो मिले हैं मुझे या मिलते हैं लोगों को, तो वो दुनिया देती है. और वो दुनिया नाम देती है आप जो कर्म करते हो, जो आप जिंदगी जीते हो, उसकी वजह से देती है. तो दैट्स व्हाट आई हैव बीन लिविंग. बट इफ यू वुड आस्क मी कि मैं कौन हूँ, तो आई एम अ सिंपल मैन विद अ सिंपल लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई वुड लव टू बी नोन फॉर. दैट्स अ ग्रेट इंसाइट. तो सिंपल लिविंग है, सिंपल थॉट फिलॉसफी है, लेकिन जो कर्म है लीडरशिप के थ्रू यू आर क्रिएटिंग मोर लीडर्स. सो आप एक फिलॉसफी बोलते हैं सर, लीडर क्रिएट्स मोर लीडर्स. सो ये हम लोग भी आपको समझते हैं, आपसे सीख रहे हैं. लेकिन ये आप जो MG जो बने हैं, तो इसके पीछे आपके भी कोई गुरु होंगे, तो वो आपके जीवन में पहले गुरु कौन थे? जैसे आपने बोला कि हर इंसान की लाइफ में जो पहले गुरु होते हैं उसकी माँ माँ होती है, होती है. माता पिता होते हैं. बिल्कुल. तो उसके बाद सीरीज ऑफ गुरुज आते हैं आपकी लाइफ में. और हम जिस धरती को बिलोंग करते हैं, जिस लैंड को हम बिलोंग करते हैं, तो अगर आप देखो हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में वर्शिपिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं. वी आर फ्रॉम अ लैंड ऑफ सीकर्स. तो सीकिंग के लिए गुरु लगता है. अगर प्रार्थना या हमने कुछ वर्शिपिंग ही करनी है तो फिर उसके लिए
गॉड लगेगा। गॉड लगेगा। तो हम जिस संस्कृति से आए हैं उस संस्कृति के हिसाब से मुझे लगता है कि हम सब की लाइफ में कोई ना कोई हर कदम पे कोई राह है जिसने हमारा चलना थोड़ा सरल किया है। आसान तो नहीं बोलूँगा, अपने आप को समझना। तो nobody makes your life simple easy, but people can make your life simple. सिंपल। तो गुरु जो है वो एक मुझे लगता है लैंप पोस्ट की तरह होते हैं। तो वो अपनी रोशनी से, अपनी लाइट से हमारा सफ़र कम तो नहीं करते, लेकिन सफ़र में चलना थोड़ा सा सरल कर देते हैं, थोड़ी हमें हाँ। ताकत देते हैं। हाँ, तो शुरू से Strength बचपन देते से लेकर तो मुझे लगता है हर क्लास में जो टीचर रहे हैं, जिनको हमने टीचर बोला, आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो आई फील दे हैव बीन ऑल गुरुज। एंड लाइफ की एक सिंपल फिलॉसफी रखी है कि जो इंसान कामयाब है, जो इंसान अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में कुछ कर पाया है, कुछ बन पाया है, तो उसको मनी मन गुरु मान लो और उसके पास से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। So that's the philosophy I have had, and in all ways I've been looking out. तो मैं घर से निकलता हूँ तो निकलता हूँ शिष्य बन के, कोई ना कोई तो सिखा देगा। चाहे वो सड़क पे कोई हो इंसान, चाहे मैं कभी टैक्सी में बैठा हूँ तो टैक्सी वाले से बात करता हूँ तो वो कुछ सिखा देता है, कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो कोई बगल में जो को पैसेंजर है वो सिखा देता है। तो जब आप शिष्य बन के चलते हो तो आपकी लाइफ में गुरु बहुत आ जाता है। तो सच्चा गुरु वो है जो हमेशा एक शिष्य बना रहता है, बराबर? आप उसको ऐसा बोल सकते हैं। राइट। फिर भी अगर किसी का हम लोग अगर आप नाम लेना चाहें कि इस व्यक्ति के वजह से कुछ चेंजेस आए, तो क्या वो कोई स्पेसिफिक आप नाम मेंशन करना चाहोगे? और ऐसी स्कूल में हमारे एक प्रोफेसर बेलवाल होते थे। ओके। तो जब पढ़ाते थे हमें तो शायद इतना हमें समझा नहीं कि उनका लाइफ में इम्पैक्ट क्या होगा, पर अक्सर ऐसे होता है समय निकलने के बाद समय, बराबर। तो वो सुबह 4 बजे उठ के हमें पढ़ाते थे, और खासकर मैं उनके पास गया तो मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, हॉस्टल में हम थे। तो फिजिक्स सब्जेक्ट था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए, तो मुझे लगा मैं ये 12th के बोर्ड में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो ये शाम को उनके पास गया और मैंने बोला सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ, आप थोड़ा समय दे दो मुझे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तेरे को मैं पर्सनल सिखाता हूँ। तो मैं बड़ा खुश कि अरे वो पर्सनली मुझे सिखाएंगे, इतने सारे 100-150 बच्चे हैं, उनसे मुझसे करें कि मैं तेरे को सिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा सुबह 4 बजे आना मेरे पास। बाप रे। और लखनऊ में हम लोग एक कैंप में थे, तो सर्दियों के समय जनवरी के महीने में सुबह 4 बजे मतलब इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। वेरी ट्रू। तो उन्होंने सुबह 4 बजे बुलाया और कहा कि नहा के आएगा तू। ओह, तो और वहाँ गर्म पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। बाप। तो बच्चे भी 3-4 दिन में एक बार नहाते होंगे। तो उन्होंने कहा सुबह 4 बजे अगर तो सीखना है, मेरे से पढ़ना है तो सुबह 4 बजे आ जाओ, नहा के आना। और मैं पहले दिन जब मैं राम राम करके मैं नहाया ठंडे पानी में और जब उनके पास बैठा तो वो पूजा करके वो रेडी थे मेरे लिए। तो जो उन्होंने सिखाया मैंने समझा, बोर्ड में पास हो गया, तो 75% आ गया, डिस्टिंक्शन आ गया। ओह ग्रेट। तो वो तो है, नमन है उनका, धन्यवाद है उनका। लेकिन उनसे मैंने ये समझा जाने अनजाने में कि अगर गुरु इतना दिल से देने को तैयार है तो शिष्य भी ले ही लेता है, चाहे वो कितना भी निकम्मा शिष्य हो वो तो ले ही लेता है। तो मुझे तो लाइफ के सबसे पहले गुरु वो जिन्होंने सिर्फ वो मुझे कुछ चंद दिन दिए और मैंने गुरु होना क्या है ये समझ लिया उनसे। क्या बात है। सो मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकाला आपको, और आपने मतलब उनकी जो देने की इंटेंसिटी थी दैट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ ग्रेटर शिष्य, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। शायद हर पल जब भी मैं उस मकाम पे लोग मुझे खड़ा करते हैं कि आप गुरु हैं, आप टीचर हैं, मुझे लगता है बैक ऑफ द माइंड बेलवाल सर रहते हैं पीछे। हाँ। जिनका प्रोत्साहन है, जिनका एक छवि है, एक छाप है कि गुरु ऐसा हो सकता है, तो शायद उनके नज़दीक आने की बहुत कोशिश करता हूँ मन में। मतलब you have been doing great, we all have been following you, we all have been learning from you under your mentorship. So एक गुरु होना क्या है वो मेरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में मैंने आपसे बहुत मतलब समझा है कि गुरु ऐसे होते हैं। दैट्स व्हाई दिस गुरुवर्यम का ये जो पॉडकास्ट है हम लोग आज उसी के बदौलत आज शूट कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर टाइटल्स होते हैं, मतलब गुरु के अलग अलग टाइटल्स भी होते हैं जो कभी कभार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देर आर टीचर्स, देर आर कोचेस, देर आर मेंटर्स, ये सब में से गुरु कैसे पहचाने, हम लोग किन पैरामीटर्स पे किसको गुरु मान सकते हैं? आपकी फिलॉसफी क्या कहती है? देखिए गुरु
आई डोंट नो, ये नाम हम सब ने सुने हैं बचपन से कि टीचर है, तो ऐसे आप देखोगे तो नेट में बहुत सारे मिल जाते हैं कि टीचर कौन है, गुरु कौन है। तो मुझे लगता है जिसको आप दिल से मानते हो, जिनके साथ दिल से दिल का रिश्ता है, कनेक्ट हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा सा वो क्वालिफाई करते हैं एज अ गुरु। जो इंटेलेक्चुअली जो आपको सुहाते हैं या जो अच्छे लगते हैं, यू फील दैट ही इज इंटेलेक्चुअली और शी इज इंटेलेक्चुअली एट हाई प्लेस, तो आप उनको टीचर की कैटेगरी में डाल देते हो। लेकिन जो इंटेलेक्चुअली भी मे बी आपसे पावरफुल हैं, शायद नहीं होंगे, लेकिन वो दिल से आपके बारे में अच्छा चाहते हैं। और आप फिर जब उनसे दिल से कनेक्ट करते हो तो आप उनकी हर बात पकड़ने को तैयार होते हो। तो मुझे लगता है वो एक बड़ी सिंपल सी क्वालिफिकेशन मेरे मन में है कि गुरु जो है, जो आपके, जब मेरे से लोग पूछते हैं कि विच कोच शुड वी चूज, तो एंड बहुत सारे तरीके होते हैं कोच को चूज करने के। बिल्कुल बिल्कुल। जो अच्छा बात करता है वो एक अच्छा कोच के रूप में अपीयर होता है। मुझे लगता है कि जिसने अच्छी ज़िंदगी जी है, जिस एरिया में आप चाहते हो उस एरिया में उसने अच्छी ज़िंदगी जी है, और आप उस इंसान की सच्चाई से कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्ट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, दिल से। हाँ, तो दिल से कनेक्ट कब करता है इंसान, जब आपको उस इंसान के अंदर सच्चाई दिखती है। वेरी ट्रू। और वो सच्चाई दिखती तो फिर आप कहते हो कि हाँ, आई विल फॉलो दिस पर्सन। तो मैंने देखा है कि लाइफ में बहुत से लोग आए हैं जो बड़ा अच्छी बात भी करते हैं, और लोग, जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो वो उनका भी फीडबैक मुझे रहता है कि वी हैव सीन पीपल अराउंड जो they really speak well, they are really powerful in their own way, but when it comes to looking up to you as a guru, we feel that there is some truthfulness which you carry with you, and I feel that all teachers, all people who are seen as gurus, if they can bring that element of truthfulness around, कि जो आप बोलते हो वो आप करते हो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो मुझे लगता है जो आप ज़्यादा नहीं करते हो तो फिर उतना ही बोलो जितना आप करते हो। तो अगर आप वो सच्चाई लाते हो अपने उस काम में, तो फिर लोग आपको एक गुरु के रूप में देखते हैं। और ये सिर्फ टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफिस में जो आपके साथ आपका कलीग है, आपका जूनियर है, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गुरु बनने की आवश्यकता उधर ही है। वेरी ट्रू। क्योंकि आपके साथ वो 8 घंटे है, 10 घंटे है, हफ्ते है, महीने है, साल भर आपके साथ है। वो अपनी लाइफ लीड कर रहा है, आप हाँ, अपनी लाइफ लीड कर और रहे हो। आप उसके लिए लाइफ में शायद आपके अलावा कोई नहीं जिसको वो रोज ऊपर देखता है कि मेरे सर पे कौन बैठा है या मेरे ऊपर कौन बैठा है। वेरी ट्रू। तो अगर आप उसके लिए गुरु नहीं बन पा रहे हो तो फिर आप शायद किसी और के लिए गुरु नहीं बन पाओगे, बिकॉज आपकी सच्चाई वो जानता है। वेरी ट्रू। तो आई थिंक that's one qualification for a guru, that you got to be trustworthy and you got to be full of truth. सो यू शुड बी लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल। यू शुड हैव, मतलब गुरु उसी को बोलते हैं, टीचर्स रहेंगे, कोच रहेंगे, मेंटर्स रहेंगे, लेकिन उसमें से जिसको कनेक्ट कर पाओगे आप कि, तो उनको हम लोग गुरु मान सकते हैं। वेरी तो मेरे जो आसपास जितने भी हैं, मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा देने को नहीं है उनके पास, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन वो मानते हैं। बट आई थिंक आई ऑलवेज कैरी दैट फ्लैग ऑफ ट्रुथ विद मी, कि जो मैं हूँ। तो सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि गुरु वो है जो अपने शिष्य का भला चाहता हो। मैं भी, आई एम ऑल्सो बिलोंग टू एजुकेशनल इंडस्ट्री। मैं बच्चों को बहुत बार ये समझाता हूँ कि दुनिया में मेरे नॉलेज से, वॉट एवर लिमिटेड नॉलेज आई हैव, दुनिया में 3 लोग हैं जो हमेशा बच्चे का भला चाहते हैं, जिन बच्चे का प्रोग्रेस देख के उनको अच्छा लगता है। वो है माँ, बाप और गुरु। जिसका वो बच्चे का प्रोग्रेस है, वो गुरु का प्रोग्रेस है, वो उसका सक्सेस अपना सक्सेस मानता है। तो वो वही बात आपने यहाँ पे अंडरलाइन की। थैंक यू सो मच सर। आपने हजारों एंटरप्रेन्योर्स को नज़दीक से देखा है, उनको मेंटर किया है। कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं, मार्केट के प्रॉब्लम्स होते हैं, अच्छे लोग नहीं मिलते तो टिकते नहीं हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के अलावा कभी आपको ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर में खुद में प्रॉब्लम है, वो he himself is limiting his growth of his business? आपको क्या? देखिए, इंसान को मुझे लगता है कि nobody stops a person. इनफैक्ट अगर आप कोई किताब अगर लिखोगे, एक मैंने किताब पढ़ी थी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो उसका पहला पेज में लिखा हुआ था, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यू। दैट्स, एंड वो पूरे पेज में वो स्टेटमेंट लिखा था, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यू। सो अगर आप वो सोच की किताब पढ़ते हो तो फिर कुछ किताब में आपके लिए है।
So I feel, and it's not only with entrepreneurship, it's with every person, every role, whether it be leadership, whether it be professional, whether it be academicians, जो भी है, तो प्रॉब्लम जो है वो इंसान के साथ ही है. मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, लिमिटेशन की अगर हम बात करें, तो अगर हम अपनी लिमिटेशंस पे काम करते हैं और उनको ऑन अ रेगुलर बेसिस हम एक ट्रैक रखते हैं, एक ऑडिटिंग करते हैं और अपनी लिमिटेशंस को धीरे धीरे जितना हो सके अपने हिसाब से हम उसको लिमिटेशंस को हम ठीक करते रहते हैं, तो आई थिंक द स्काई इज द लिमिट फॉर अस. लिमिटेशन इज विद द एंटरप्रेन्योर, लेकिन उसका ना मानना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो वो क्या सोचता है अक्सर, नॉट ऑल बट अक्सर एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है कि शायद लिमिटेशन मेरी टीम में है, लिमिटेशन मेरे मार्केट में है, लिमिटेशन जो है बाहर है, मैं ठीक हूँ. और ये उसका ना मानना उसकी उस लिमिटेशन को सुधारने में कहीं हेल्प नहीं करता. एंड दैट्स आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट फॉली विद एन एंटरप्रेन्योर. तो और जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो ये स्वीकारते हैं कि आई हैव टू बिकम बेटर, दे हैव बीन एबल टू क्रिएट सम ऑसम ऑर्गेनाइजेशंस. तो एंटरप्रेन्योरशिप में जब हम मिलते हैं, इतने सारे एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं, तो हमें बात करके समझ में आ जाता है कि वो अपने बारे में क्या सोच रहे हैं. तो अक्सर वो बोलता नहीं आप मेरी टीम को जरा इनको कोच कर दो, इनको मेंटर कर दो. और मैं उसको बोलना चाहता हूं कि तेरी टीम बोल रही है कि सर हमारे बॉस को ठीक कर दो आप, बिकॉज दे फील द प्रॉब्लम इज देयर एंड ही फील द प्रॉब्लम इज देयर. बट आई फील दैट एनी टाइम द प्रॉब्लम स्टार्ट्स एट द टॉप. सो बीइंग अ लीडर पहले समझना चाहिए कि मुझ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है. शायद इसी वजह से अरा समझती जो आप इतने सालों से एंटरप्रेन्योर्स को लीड कर रहे हैं, उसी की वजह से मेरे ख्याल से अरा समझती का जन्म हुआ. और वो जर्नी कैसे है अरा समझती में, कोई व्हाट इज अरा समझती फर्स्ट, मतलब उसके बारे में आई डोंट वांट टू नो अबाउट द फीचर्स बट द फिलॉसफी, कोर फिलॉसफी बिहाइंड इट. एंड कोई अगर एक ऐसे सक्सेस स्टोरी हो कि एक पहला एक ये बंदा आया था, ये प्रॉब्लम्स लेके आया था और कुछ ही हैज डन वंडर्स, तो ऐसा कुछ आप एक एग्जांपल दे पाओ. एग्जाम्पल्स तो बहुत है, बट लेट मी फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अरा समझती. तो थोड़ा सा बोलने में लोगों को जो पहली बार सुनते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट, ये टर्म बोलने में थोड़ा सा मुश्किल जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट आया है फ्रॉम द थॉट प्रोसेस विच आई हैव बीन लिविंग फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, जिसमें अरा मीन्स वर्दी और समझती मीन्स एग्जिस्टेंस. तो ये सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं है, ये ओवरऑल लाइफ का अप्रोच है कि आप अपने लाइफ में जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम कभी एक एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले करते हैं, कभी जो लोग टीम में जो काम कर रहे हैं दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ टीम मेंबर, कोई भाई का रोल प्ले कर रहा है, कोई बहन का रोल प्ले कर रहा है, कोई पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहा है, कोई सोसाइटी में एज अ सिटीजन का रोल प्ले कर रहा है. तो हम हर समय कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं. तो मेरा ऐसा सोचना है कि क्या हम उस रोल में वर्दी हैं, योग्य हैं होने के, आर वी वर्दी ऑफ एग्जिस्टिंग इन दैट रोल. और हर समय ये एक प्रयास होना चाहिए, द एफर्ट शुड बी दैट कैन आई बी वर्दी ऑफ बीइंग इन दैट रोल. और अगर हम उस रोल में वर्दी नहीं है तो उस रोल में रह के भी क्या कर रहे हैं. तो उस कॉन्सेप्ट से जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस को देखता हूं, तो बिजनेस का बड़ा इम्पैक्ट है सोसाइटी में, समाज में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के रूप से देख लो, चाहे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट के रूप में देख लो, चाहे लाइफ को एक कन्वीनियंस देने के लिए ग्रुप में आप देख लो कि ऑल प्रोडक्ट शुड मेक लाइफ कन्वीनियंट एंड बेटर. तो उस हिसाब से बिजनेस का बहुत इम्पैक्ट है सोसाइटी में. लेकिन जब एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करता है सिर्फ अपने लिए कि मेरा बिजनेस से मेरा पेट भर जाए या मेरा घर चल जाए या मैं पैसा कमा लूं, तो शायद वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वर्दी नहीं बनाता, योग्य नहीं बनाता होने के लिए, पैसा कमा लेता है. तो मेरा हमेशा फिलॉसफी ये रही है एंटरप्रेन्योर्स को जब मैं उनसे बात करता हूँ कि बात बड़े और छोटी की नहीं है कि आप कितने 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं. बात यह है कि आप योग्य है कि नहीं, आर यू वर्दी ऑफ बीइंग इन दैट स्पेस. Is it like, are you creating some value creation? तो वैल्यू क्रिएशन इज एन आउटकम ऑफ दिस थॉट प्रोसेस. तो अगर हम बात करें कि आप 5 से 10 करोड़ के टर्नओवर के स्पेस में आप एक सर्टेन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, सर्टेन सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें आपके साथ और भी होंगे, 20-50 एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे जो ये काम कर रहे हो. तो क्या आप उस स्पेस में 5-10 करोड़ की स्पेस में आप बड़े नहीं हैं लेकिन छोटे हैं, लेकिन आप क्या वर्दी हैं? तो आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि बचपन में हमने कहीं अपने घर के आसपास
किसी ठेले पे या किसी कॉर्नर में हमने कहीं पानी पूरी खाई होगी। और वो बचपन के कुछ स्कूल से आते समय जाते समय संडे सैटरडे को विद फैमिली हमने जाके वो पानी पूरी या चाट खाई, और वो कुछ अच्छी मेमोरीज हमारी लाइफ में वो हो गई हैं, आ गई हैं। तो जब भी हम बचपन के सोचते हैं, शायद वो चाट एक रोल प्ले करता है, पानी पूरी एक रोल प्ले करता है वो वापस यादों को लाने के लिए। आज अब बड़े हो गए हैं, 10-15 साल निकल गए हैं, आज भी वो कोने पे जो है वो शायद चाट वाला है, वो बूढ़ा हो गया होगा, एज हो गई उसकी, आज उसके पास 10 ब्रांचेस नहीं है, वो पूरे शहर में नहीं फैला हुआ है, लेकिन उसी कोने में आज वो भी उस क्वालिटी की चाट आज भी बेच रहा है। तो इसका मतलब वो बड़ा नहीं है, लेकिन वो उस स्पेस में होने योग्य है। He was worthy of being in that space. तो क्या हम अपने बिजनेस को ऐसा देख सकते हैं कि जो भी करें छोटा या बड़ा, फर्स्ट इज इट वर्दी ऑफ डूइंग। तो वर्दी कैसे आता है, देन फिर आप उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस फिलॉसफी। तो एंटरप्रेन्योर से जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पीछे का जो थॉट प्रोसेस वही है कि कैन आई मेक देम बिकम प्लेयर्स हु आर वर्दी ऑफ बीइंग इन दैट स्पेस, एंड विद द थॉट प्रोसेस यू विल क्रिएट अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छी संस्था बनाओगे, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी काम करोगे, देश की इकोनॉमी को आगे ले जाओगे, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकालोगे जिससे समाज अच्छा होगा और आप पैसा भी अच्छा कमाओगे। सो क्या काम या कितना बड़ा काम करते हो, इससे अच्छा कैसे काम करते हो, उसमें वैल्यू क्रिएशन होता है या लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट होता है ये। और इम्पैक्ट आएगा कि अगर आप वर्दी हो ना तो यू विल बी मिस्ड, अगर आप वर्दी नहीं हो तो आप नहीं भी रहे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। सो द क्वेश्चन इज, इफ यू आर नॉट देयर, इफ यू आर नॉट सर्विंग द मार्केट, will the market miss you? If you're not providing employment, will those team members miss your company? या फिर आप नए एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, उसने कहीं और जॉब कर लिया और उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैंने यहाँ किया वहां किया XYZ काम किया, लेकिन आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया अपनी कंपनी के अंदर कि अगर आपके यहाँ टीम मेंबर काम नहीं कर रहा है, आपकी कंपनी नहीं रही, ही और शी विल मिस अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो इन द सेम में अगर कस्टमर देखता है कि आपकी कंपनी नहीं रही तो वो कहेगा यार आई विल मिस दिस कंपनी, क्योंकि अब ऐसा प्रोडक्ट कौन देगा, ऐसी सर्विस कौन देगा। सो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अरा समझती कि दैट कंपनी विल बी मिस्ड। तो देयर इज फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है, तो हमने उनको देखा अपने जवानी के दिनों में खेलते हुए, और बहुत अच्छे मैचेस का हमने आनंद लिया है। वी हैव एंजॉयड मोस्ट ऑफ हिज मैचेस। Had Sachin Tendulkar not been there, we would have missed a great moments of enjoying cricket. हाँ, तो ऐसे और भी कुछ क्रिकेटर आए हैं, वो अगर नहीं भी रहते तो क्या फर्क पड़ता। इस तरह अगर हम बात करें एक्टर्स हैं, तो कुछ एक्टर्स हैं जो जैसे बच्चन साहब हैं, तो उनकी पिक्चर देख के हम बड़े हुए, अगर वो नहीं होते तो हमारे बचपन के बहुत सारे यादगार पल हम मिस कर जाते। लेकिन और भी एक्टर आए, वो नहीं भी रहते तो क्या फर्क पड़ता। इन द सेम वे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमारे साथ लोग जुड़े हैं जो हमें एज ए वेंडर हमें माल सप्लाई कर रहे हैं, एज ए कस्टमर हमसे माल खरीद रहे हैं, एज अ टीम मेंबर हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अगर हम नहीं रहे, विल दे मिस अस, एंड दे विल मिस अस ओनली व्हेन वी आर वर्दी ऑफ एग्जिस्टिंग दैट स्पेस। तो ये लिटमस टेस्ट है कि अगर मेरे होने ना होने से अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब मेरे होने से फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर मेरे ना होने से फर्क पड़ता है, इट मींस दैट इट्स वर्दी ऑफ एग्जिस्टिंग। आई एम वर्दी ऑफ एग्जिस्टिंग। कोई एग्जांपल आप अगर बताना चाहोगे, क्योंकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई हैव बीन फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बट 3-4 साल पहले मैंने आपको पहली बार सुना था, तो बहुत सारे बदल थॉट प्रोसेस ही नया है। मतलब बिजनेस की तरफ देखने का तो नजरिया बदला, खुद की तरफ देखने का भी नजरिया बदला। तो मैं हूं, ऐसे आपने हजारों एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए, तो कोई एक आप ऐसा, नाम भी नहीं लिया तो चलेगा, लेकिन एक आप ऐसा कोई स्टोरी जो आपके दिल को है कि ऑफ कोर्स सारे शिष्य हैं आपके, लेकिन जिसको आप आज मेंशन करना चाहोगे कि ये काम ये हुआ था, ये हुआ, ऐसा एक स्पेसिफिक सक्सेस स्टोरी। एग्जांपल्स बहुत है, आई वुड नॉट लाइक टू बी पार्शियल कि मैं एक का नाम बोलूं और नहीं बोलूं। तो हाँ, तो आई हैव मेनी। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आई उनको मेरे साथ हो गए करीब 15 साल। इनफैक्ट हमारा भी एनुअल डे होने वाला है और हम अपने 30वें साल में एंटर कर रहे हैं। 15 साल, 1.5 हाँ, तो 30 साल
हमारे सब जर्नी के शुरू होने वाले 30 ईयर क्रिसिलिस के 3 डिकेड्स। तो उसमें से मेरे पास ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरे उनको स्टूडेंट्स बोलते हैं या क्रिसिलियंस बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे फैमिली के रिश्ते हो गए, बिकॉज वो मेरे साथ 2 दशक से हैं, 15 साल से हैं, 18 साल से हैं, एंड आई हैव सीन देम ग्रो। तो एक एंटरप्रेन्योर है जिनकी जर्नी चालू हुई 2010 में मेरे साथ, एंड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सेटअप he went up to double his setup in the next 2-3 years time। और उसके बाद करते करते इन्होंने अपनी कंपनी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है उनकी इंडस्ट्री में, उनके साथ उनका अमेलगमेशन हुआ एंड दे टाइड अप और उन्होंने इनको बाय आउट किया। तो ये तो एक ग्रोथ जर्नी है, भी कोई किसी को बाय आउट क्यों करेगा? आप काबिल हो तभी बाय आउट करेगा, आप खरीदने योग्य हो तभी कोई खरीदेगा आपको। बट ये दिस ऑन द बिजनेस साइड। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि द वे ही बिल्ट हिज कंपनी। तो जब वो छोड़ के या जब उनकी टीम को मालूम पड़ा कि अब सर नहीं रहेंगे हमारे साथ, अब फॉरेन कंपनी के ओनर्स आएंगे काम करने के लिए, सो कोई ऐसा टीम मेंबर नहीं होगा उनकी कंपनी में जो उदास नहीं हुआ होगा। और लोगों ने उनको ऐसे ऐसे मैसेज भेजे हैं कि आपने जो कंपनी बनाई है, शायद हमें ऐसी कंपनी कोई में काम करने का मौका कोई और नहीं देता। So when I read those messages, when I listen to that entrepreneur story, and I feel that I've been, and he says, you have played a role। उनका बड़प्पन है कि वो मानते हैं, और मैं उनको अभी एक बड़े भाई के रूप में देखता हूँ कि because he's elder to me। लेकिन वो उस एज बैरियर के बाद भी मेरे से सीखा उन्होंने, और अपने आप को अच्छा जिस एरिया में कर सकते थे उन्होंने किया, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करी जिसमें ना सिर्फ कस्टमर्स खुश हैं, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स खुश हैं, बट टीम मेंबर, हर एक टीम मेंबर, राइट फ्रॉम द ऑफिस बॉय टू द सीनियर मोस्ट पर्सन, वो उनके जाने का दुख मना रहा है। इसका मतलब ही वाज वर्दी ऑफ एग्जिस्टिंग इन दैट स्पेस। उनके ना होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा था, इसलिए तो मैं इससे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देने से सर, ये तो फिर आपके लिए भी हरा समझती मोमेंट होगा। मतलब इतने सारे, ऑफ कोर्स ये तो है ही, इतने सारे लोगों को एक ग्रोथ की जर्नी पे बनाए रखना और उनको ग्रो होते हुए देखना, ये आपके लिए भी एक हरा समझती मोमेंट रहेगा। एवरी डे कोई मिलता है, आज हम लोग मिले, हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बोला, रोज आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो और उनकी प्रोग्रेस देखते हो, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए हरा समझती मोमेंट रहा होगा। मेरे लिए तो ऐसा, मुझे इनफैक्ट इट्स अ किक व्हिच आई फील आई गेट एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप, कि आज मैं किसी के लिए मैं खड़ा हो पाया कि नहीं, आज किसी की ग्रोथ के लिए मैं कुछ हिस्सा बन पाया कि नहीं बन पाया। सो माई स्ट्राइविंग इज फॉर दैट, कि आज मैं कहाँ कुछ रोल प्ले कर पाया जिसमें आई फेल्ट दैट आई वाज वर्दी ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर टुडे। सो दैट्स योर ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ एवरी डे। सर, अगला सवाल मैं लीडरशिप के बारे में पूछना चाहूँगा। लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स आप बोलते हैं, ऑल्सो आप ये कहते हैं कि लीडरशिप बिगिन विथ वन सेल्फ लीडरशिप प्रैक्टिकली कैसे दिखती है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? Leadership, when it comes to business, without leaders, it's difficult to create a big business. और leadership में अगर सही लोग नहीं बैठते हैं तो उसका खामियाना, उसका नुकसान भी बहुत होता है। ठीक। So with that in mind, I think entrepreneurs ने बड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम किन लोगों को लीडरशिप पोजीशंस पे लेके आ रहे हैं। ओके। तो कोई इंसान अगर लीडरशिप की पोजीशन पे आता है तो वो उसकी पोजीशन की चाहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां उसकी चाहत होगी पोजीशन की, तो कहीं ना कहीं जो है वो पोजीशन ही उसके लिए एक्साइटिंग होने वाला है, नॉट द रोल ऑफ द पोजीशन। जी। तो वो बोलते ना, एक कहावत है कि शेर अगर चट्टान पे बैठे तो चट्टान भी उसका सिंहासन बन जाता है। वेरी ट्रू। तो कोशिश जो है ना, सिंहासन पाने की नहीं करनी चाहिए, शेर बनने की करनी चाहिए। अरे ग्रेट। तो अगर ये लोग समझें कि इट्स नॉट द पोजीशन व्हिच आई शुड एम फॉर, इट इज मी बिकमिंग केपेबल ऑफ दैट पोजीशन। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, रिस्पांसिबिलिटी। करना है एंटरप्रेन्योर, उन लोगों को देखना है अपनी टीम में जो बहुत सारे रोल्स को पकड़ने के लिए तैयार है, जो अपने से ऊपर के लेवल के रोल्स पकड़ने को तैयार है। तो एक काम, कोई इंसान ऐसा है जो अपने रोल के अलावा और रोल को पकड़ने के लिए तैयार है, इच्छुक है और अपनी काबिलियत पे काम कर रहा है। जी। दैट्स ऑल। सेकंड, कि जब वो उस रोल को छोड़ के नए रोल पे आएगा, लीडरशिप रोल पे आएगा, तो उसकी जो वैक्यूम बनेगी, उस वैक्यूम के लिए क्या वो किसी को तैयार कर रहा है? इजी क्रिएटिंग मोर लीडर्स। तो
लीडरशिप के रोल पे उसी को देना है जो काबिलियत रखता है उस रोल के जी। लिए, और दूसरा जो अपने रोल पे जो वैक्यूम बनेगी उसके लिए किसी को लाने की तैयार है। एंड अक्सर ये हम देखते हैं मिसिंग। तो जब भी टाइम आता है फॉर अप्रेजल्स, टाइम आता है प्रमोशंस का, तो पीपल वांट टू गेट प्रमोशंस, एंड आई ऑलवेज से टू देम कि मोर देन द वांट फॉर द पोजीशन, if you can kind of show the want for the responsibilities for that position, that will make you a better leader. So it's about और जिसके पास काम है या जिसके हाथ में काम करने की काबिलियत है वही राजा है ना, जी जी जी। वही उस पोजीशन का हकदार है। आपके पास पोजीशन है लेकिन आप काबिल नहीं हो उस काम के लिए, तो कितने दिन पोजीशन रहेगी आपके पास? तो लीडरशिप में मतलब जो चीज़ें आपको पीछे रखती है उसमें से अगर मैं 3 ऑप्शंस दूं, मतलब ईगो हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, इनडिसाइसिवनेस हो सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? See, leadership demands risk taking at a level where decisions have to be taken fast. हाँ, And for decisions to be taken fast, you have बोलते कि आपका रिस्क लेना है, क्योंकि कोई चीज की गारंटी नहीं है कि ये सही होगा। वेरी पर ट्रू। आप लीडर हैं, आप डिसीजंस को स्टॉल नहीं कर सकते। तो आप उस पोजीशन में बैठे हो जहाँ लोग आप पे अभी आंखें लगाए बैठे हैं कि आप डिसीजन लोगे जो शायद वो नहीं ले पा रहे। बराबर, And the reason why you're a leader is because you can do things which they feel scared of doing. वेरी ट्रू। तो जब वो देखेंगे कि आप डर रहे हो एज अ लीडर और वो भी डर रहे हैं एज अ टीम मेंबर, तो कहेंगे भाई आप लीडरशिप पोजीशन में क्यों बैठे हो, क्योंकि आप और हमें कोई फर्क नहीं है। तो लीडर इज, जोएल पार्कर की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है लीडरशिप की। वो बोलते हैं कि लीडर वो इंसान है जिसको उसकी टीम फॉलो करती है, जब वो और वो फॉलो कब करती है जब वो देखती है कि वो वहां जा रहा है जहां पर टीम जा नहीं सकती। So leader is someone whom a follower chooses to follow to a place where the follower himself would not be able to go. क्या बात है। तो जहाँ पर मैं खुद नहीं जा सकता, वहाँ पर अगर मैं किसी को जाते हुए देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार इसको फॉलो करना चाहिए। ग्रेट। तो अगर मैं अपना वजन कम नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे आसपास कोई मेरा दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है जिसने अपना वेट लॉस किया है, तो मैं कहूँगा यार ये वो कर पा रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेट मी फॉलो हिज डाइट स्केड्यूल, लेट मी फॉलो हिज एक्सरसाइज रेजिम। सेम में अगर कोई स्टूडेंट है वो देखता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ही मेरे घर में या मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई है जो इन सब डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद पढ़ाई कर पा रहा है, दिस मींस ही इज डूइंग समथिंग व्हिच आई कांट डू, लेट मी फॉलो। तो यू ऑटोमेटिकली क्वालिफाई एज अ लीडर if you end up doing the right things, and people will automatically follow you. You don't have to tell them कि मुझे follow करो। If you are doing something which they on their own cannot, और हम सबको लीडर कब लगता है? हमें जब लगता है जब हम कंफ्यूज हो जी। हमें दिशा नहीं दिख रही है, तो कोई तो ऐसा है जिसको दिशा दिख रही है, तो that's job of a leader. तो इज लीडरशिप कंटेजियस? लीडर्स क्रिएटिंग मोर लीडर्स, It's Making not others- contagious, but leaders have to be conscious कॉन्शियस, ओके। कि मैं कॉन्शियसली किसी को लीडर बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, या बना रहा हूँ नहीं बना पाऊंगा। तो जब आप कॉन्शियस होते हैं, जागरूक होते हैं, तो आप चूज करते हैं कि मेरे नीचे कौन ऐसा इंसान है जो लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहा है, जता रहा है, तो मैं उसको लिफ्ट करूँ और उसको लीडरशिप पोजीशन में दिया। तो हर एक इंसान लीडर बन सकता है, लेकिन हर एक इंसान लीडर बनना नहीं चाहता या बन नहीं सकता। तो वो बोलते हैं ना कि आर लीडर्स बॉर्न और आर दे मेड? Everybody is born with the possibility of becoming a leader, बिकमिंग, but not everybody becomes a leader, क्योंकि उसके लिए फिर आपको जो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो लानी पड़ेगी। तो ये लीडर जो है वो सामने वाले के खामियां देख के, कमियां देख के उसको उसके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके उसको सही रास्ता दिखाता है। सो एज वी सेड, लीडर क्रिएट्स मोर लीडर, ही लीड्स देम। सो सर, लाइफ में हम लोग देखते हैं देयर आर मल्टीपल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं पे बाकी चीज़ों पे उनका ध्यान, मतलब चाहे फाइनेंस ठीक चल रहा है लेकिन हेल्थ पे प्रॉब्लम हो, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सोशली कनेक्टेड नहीं हो, या फिर रिलेशनशिप में कहीं कम पड़ रहे हैं, खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, तो ये इन सब पे आप मतलब ओवरऑल अप्रोच कैसा होना चाहिए? और मेरे ख्याल से लाइफ 360 का भी फिलॉसफी यही है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल जानना चाहूँगा। लीडर कौन होता है? लीडर इज, वी से ही इज अ विजनरी मैन। ओके। तो उसको विजन है, he has more vision than compared to people who are with him or under him.
एंड दैट इज व्हाई पीपल लुक अप टू हिम एज अ लीडर। वेरी ट्रू। तो ही नोज कि इस काम का अच्छा तरीका क्या है करने का। उसको मालूम है कि हमने अगले 1 साल 2 साल कहाँ जाना है, हमारी कंपनी ने कहाँ जाना चाहिए। तो जब उसको विजन होता है, उस विजन के हिसाब से वो डिसीजंस लेता है और वो वहाँ जाने की ताकत रखता है जहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। द फॉलोअर आल्सो नोज कि वहाँ जाना, लेकिन वो ताकत नहीं रखता वहाँ जाने की। True. बट देन समबडी हैज टू बी देयर एज फर्स्ट। बराबर। So that's where the leadership plays a big role. That leader goes to places where a follower cannot go on as himself. तो लीडर का काम है कि उसने पूछना है अपने आप से, पिछले 1 महीना, पिछले 6 महीना, पिछले साल भर में मैंने वो काम क्या किए जो मेरा फॉलोअर नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर मेरा बिहेवियर और मेरे फॉलोअर का बिहेवियर एक है तो वो मुझे क्यों ऊपर उड़ के देखेगा? Why would he look up to me? Very true. When we are at the same level, then why would he look up to me as a leader? So that's one thing which I think life leadership जिसको हम लाइफ 360 बोलते हैं जी। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट गो टू प्लेस है और मेरे प्रोफेशनल लाइफ का करियर शुरू भी इसी से हुआ। हाँ। सो आज मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैं मेंटरिंग करता हूँ। जी। लेकिन मेरे दिल से पूछोगे तो मेरा दिल जो है वो लाइफ 360 कॉन्सेप्ट पे है। अरे समझ से पहले लाइफ 360। अरे वाह। मेरा बिगनिंग वहाँ से हुई लाइफ 360 जी। और शायद उसकी कैन इट एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग है बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम। सो लाइफ 360 का कॉन्सेप्ट क्या है कि देयर आर 8 व्हील्स ऑफ लाइफ व्हिच आई फील वी ऑल हैव द पॉसिबिलिटी टू लिव अ लाइफ। तो हमारी लाइफ जो है वो एक गाड़ी है और इस गाड़ी के 8 व्हील्स हैं और ये व्हील्स ऐसे हैं कि आपके ऊपर है कि आपने इन व्हील्स को लगाना नहीं लगाना है। ओह। तो कुछ लोगों की लाइफ जो है 2 पहियों पे चल रही है, एक उनका घर और एक उनका बिजनेस। लेकिन 8 होने चाहिए, 2 पे चल रही है। 2 पे चल रही है। हाँ। तो वो भी ठीक है, मतलब गाड़ी चल तो रही है। लेकिन क्या होता है कि भगवान है और लाइफ है तो थोड़े ना आपके सब सारे पहिए जो है वो बराबर रहेंगे। कभी पंचर हो जाएगा, कभी हवा निकल जाएगी। बराबर। लेकिन आपकी गाड़ी जो है अगर 2 ही पहियों पे है कि बिजनेस और घर, और बिजनेस की हवा निकल गई एक दिन फॉर व्हाटएवर रीजंस, कोरोना आ गया, कोविड आ गया, बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं चला, मार्केट चेंज हो गया, तो फिर आपकी गाड़ी आगे चलती नहीं। बराबर। तो मैंने शुरू से अपनी लाइफ के व्हील्स हैं वो मैंने कहा मेरे पास 8 व्हील्स होंगे और मैंने कॉन्शियसली इस पर फोकस किया। मैंने कहा पहला व्हील है मेरी हेल्थ। मेरे हाथ में जो है वो तो मैं करूँगा, बिल्कुल। जो नहीं है वो नहीं है। तो हेल्थ का मैंने ध्यान रखा है कि यार ये मेरी वजह से तो ये पहिया पंचर नहीं होना चाहिए, इसकी हवा नहीं निकलनी चाहिए। And we do adore you for that, sir. So I think that's where people also look up to me and they say, wow, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि I have a 6-pack body, but then I keep myself physically fit. Very true. So I run marathons, I cycle, I do treks, तो ये मेरा चलते रहता है। सेकंड व्हील है मेरा कि बिजनेस का, जहाँ पर हम अपना एक मेजर टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जी। कि वो दैट व्हील ऑफ बिजनेस में आपको अच्छा बनते रहना चाहिए। You should invest your time, your money, your energy on becoming better in that. जब आप अपने बिजनेस में अच्छा बनते हो तो आपको you have a very strong feel good factor. Third wheel is the wheel of finance. पैसा होना चाहिए आपके पास। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितना हो तो आप डिसाइड करो कितना, लेकिन दरिद्र बन के मत जिए कि आप हर महीने का EMI भरने की मारामारी चालू है तो क्यों खर्चे बढ़ाए आप। एक अच्छी व्यवस्थित जिंदगी जियो ना। ऐसा नहीं कि आपको लाखों करोड़ों रुपए होना चाहिए। जी। मैंने देखे हैं 20-25 हज़ार की सैलरी लेने वाले भी खुश रहते हैं जी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उसमें मोल्ड कर लिया। और मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमाने वालों को भी देखा है कि वो हर महीना हैंड टू माउथ रहेगा, रखते हैं, हर महीना उनका चैलेंज रहता है। तो क्यों आपने ऐसे अपना एनवायरनमेंट बनाया हुआ कि आप दरिद्र बन के जिए। तो फाइनेंशियली यू शुड फील ग्रेट अबाउट इट। हेल्थ, बिजनेस, फाइनेंस। चौथा व्हील आ जाता है कि जहाँ आपके कुछ रिश्ते हैं, उन रिश्तों को टाइम दो, उन रिश्तों को संभाल दो। और रिश्तों में अनबन होती है, कुछ जी ना कुछ जी, ऊंची नीच होती है, बट नेचुरल। तो वही तो मजा है रिश्तों में। जी बिल्कुल। तो उन रिश्तों में जो जहाँ पर ऊंच नीच हो रही है, अनबन हो रही है, जाओ मनाओ, पटाओ, ध्यान दो, टाइम दो, वो रिश्ते। और वो कुछ चंद रिश्ते ही होते हैं। आपको ऐसा नहीं कि 50-100 रिश्ते हो जाते हैं, कुछ 5, 6, 8, 10 रिश्ते होते हैं। उनको मेंटेन रखो, उनको बना के रखो। जो वहाँ से एनर्जी आती है उसका कोई जवाब नहीं। फिर पांचवा है कि मेरा व्हील है जहाँ पर मैं सोचता हूँ कि घूमना चाहिए।
दुनिया देखनी चाहिए। जितनी आपकी काबिलियत है उतना आप ट्रैवल आपने करना चाहिए। अगर काबिलियत बहुत है तो दुनिया देखिए, घूमो। कम है तो अपने देश में घूमो, बहुत कुछ घूमने को है। और भी कम है तो अपने शहर के आसपास घूम लो, वहाँ भी घूमने की बहुत जगह है। तो ट्रैवल, आप ट्रैवल करते हो तो आप लोगों से मिलते हो, रहन सहन देखते हो, खान पान सीखते हो। देखते हो, यू काइंड ऑफ यू कम बैक रिचर देन व्हाट यू आर। वेरी ट्रू। फिर अगला एक व्हील है जो मुझे लगता है कि कुछ आपकी हॉबीज हैं बचपन की। किसी को संगीत का हॉबी है, किसी को खाना बनाने का हॉबी था, कभी किसी को गार्डनिंग की हॉबी थी। जो आपको अंदर से थोड़ा सा हाँ। जिंदा रखती है। हाँ, जिससे आप लोग लाइट फील करते जी हो। जी। तो हमने शायद काम के नाम पे उन हॉबीज को मार दिया। वेरी ट्रू। तो मैं कहता हूँ उसको जिंदा रखो ना। तो आई लव गार्डनिंग, आई लव कुकिंग, तो मैं करते रहता हूँ हफ्ते में, महीने में, जो भी टाइम मिलता है मैं कुछ करते रहता हूँ। सातवां व्हील है इज अ व्हील कि आप खुद के लिए जी रहे हो या आपकी वजह से समाज में कुछ अच्छा हो रहा है। योर सोशल contribution. कंट्रीब्यूशन। So I feel that each one of us should contribute because that's the way life is. बीइंग for अ पार्ट ऑफ everybody. सोसाइटी। तो एक इंसान ही वो है जो कंट्रीब्यूट करने के लिए दिमाग लगाता है। Very true. बाकी सारी सृष्टि में अपने आप बाय डिजाइन हर प्राणी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और वो सर्वाइवल मोड पे ही रहते हैं मेरे ख्याल से, कंट्रीब्यूशन मोड पे नहीं रहता है। तो मैं कहता हूँ पेड़ है तो पेड़ भी अपने लिए नहीं है ना, पेड़ के छांव किसी और के लिए। यस यस। पेड़ है तो उसकी लकड़ी किसी और के लिए है, उसके फल किसी और के लिए है, तो वो कंट्रीब्यूटर ही है ना। तो वो दिमाग नहीं लगा रहा कि मैं अपने फल दूं कि नहीं दूं आज। हाँ। तो इंसान के पास दिमाग है और उस दिमाग की वजह से उसने अपना आप को रोक के रखा है। तो मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ करो समाज। और आठवां व्हील है कि ऑल सेड एंड डन आप कितने भी अच्छे बन जाओ इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, फिजिकली, आपकी डोर तो किसी के हाथ में है। बिल्कुल। तो ऊपर उनका वाला। नमन करो। आप किस रूप में करते हो, भगवान के रूप में करते हो, सृष्टि के रूप में करते हो, नेचर के रूप में करते हो, चॉइस इज योर्स। बट देयर इज अ हायर फोर्स Whom एंड you यू should अलाइन be योरसेल्फ विद दैट हायर। surrendered and aligned with. तो अगर ये आपके 8 पहिए में आपकी लाइफ चल रही है तो लाइफ ऐसी है कि कोई ना कोई पहिया तो पंचर होगा। कभी बिल्कुल। कोई रिश्ता खराब हो गया, कभी बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, कभी आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाकी 7 पहिए तो ठीक है ना। तो गाड़ी फिर रुकती नहीं है और आप ज़्यादातर खुश रहते हो। जी जी। तो ये 8 पहिए ऐसे पहिए हैं जिनसे आपका खुशी का, वेलबींग का ये स्रोत है आपके। they kind of make you feel great about yourself, they make you feel awesome about yourself. और कोई भी पहिया थमता है, रुकता है, तो आप नहीं थमते, बिल्कुल। आप भी चलते रहते हैं। 2 पहियों पे पहले चल रही थी तो एक पहिया रुक जाता है तो गाड़ी थम जाती है। अभी 8 पहिए है। 8 पहिए। सर लाइफ 360 में मुझे एक एज अ क्रिस्चियन मैं ये सवाल आपको पूछ रहा हूँ। लाइफ 360 3 दिन का अपना सेशन रहता है। उसमें एक मतलब रोंगटे खड़े करने वाली एक चीज़ जो मैंने देखी वो आपके मेमोरी टेक्निक। मतलब वो कई चीज़ें हम लोगों ने रूम में एक लिस्ट बनाई, 40 कुछ तो चीज़ें थी, वो सीक्वेंस में लिखी। आपने हमें 60 सेकेंड्स 2 मिनट दिए, उसको याद करो। फिर हम लोग उसको समहाउ हम लोग वो सारे इतने सारे लोग होने के बावजूद वो ये नहीं कर पाए। उसके बाद आपने जब ट्राई किया तो आपने ना सिर्फ सीक्वेंस बोला, 1 2 3 नहीं बोला। आपको अगर हम पूछते थे सर 29 नंबर पे क्या था तो आप बोलते थे ये चेयर है। सर 41 ये शायद लाइट है। और वो 100% करेक्ट था। तो आई फेल्ट कि ये सुपर नेचुरल है। ऑफकोर्स तो उसके पीछे कुछ टेक्निक रहेगी। तो बीइंग अ क्यूरियस स्टूडेंट ऑफ योर्स वुड लव टू अंडरस्टैंड ये सिर्फ मेमोरी टेक्निक है, ये गिफ्टेडनेस है, आपने इसको कैसे डेवलप किया। और अगर कोई चाहता है कि चलो थोड़ा तो काम करें, नाम याद नहीं रहते सर हमें तो उस पर अगर काम कर सके तो क्या करना चाहिए। दिस इज नॉट कोई ट्रिक नहीं है जी। इट्स अ स्किल। ऑफ कोर्स इट्स अ स्किल जो हम डेवलप कर सकते हैं। जी। और मैंने ये 25-30 साल पहले डेवलप की थी स्किल कि क्या मैं अपने ब्रेन पावर को, माइंड पावर को यूज़ कर सकता हूँ टू रिमेंबर एज मेनी थिंग्स एज आई वांट। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा था जिसका नाम है निमोनिक्स। सो इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट बट उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत टाइम लगता है। वेर यू आर एबल टू यूज योर माइंड टू रिमेंबर थिंग्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। वो शायद आज मुश्किल होगा समझाना, मेरे समय कम है। जी। लेकिन अगर शॉर्ट में अगर आपको पूछे कि मेमोरी पावर हम कैसे बढ़ाएं, तो फर्स्ट इज आपका डिस्ट्रैक्शंस कम होने चाहिए। तो आजकल के यंगस्टर्स बच्चों के साथ क्या है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत। जी। तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है।
एंड बराबर। अटेंशन इज टू द माइंड व्हाट अ लेंस इज टू द कैमरा। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो लेंस कैमरे में है तो वो फोकस कर देता है फोकस ना। करता। तो अटेंशन भी हमें जो है फोकस करा देता है। तो आज अटेंशन के अभाव के चक्कर में हमारा इनपुट कम हो रहा है। हमें लग रहा है इनपुट ले लिया, तो हम किसी से मिलते हैं, वो बोलता है ना। माय नेम इज अनिल, हम सुन ही नहीं रहे अनिल, जी जी जी, होता है कई क्योंकि बार। हमारा अटेंशन नेक्स्ट वाले पे है। तो उसने नाम भी बोल दिया और हमने उसको नाम को हमने रजिस्टर ही नहीं किया। तो मेमोरी वर्क्स ऑन 3 आवर्स: रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉल। ओह, तो आप जब आपने नाम सुना अनिल, तो फर्स्ट इज टू रजिस्टर। जैसे दुकान है ना, दुकान में माल आया तो माल को कहीं आप रखोगे ना, बराबर। देयर इज अ प्लेस वेयर यू विल स्टॉक योर स्टफ। तो दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। तो आपने उसको फिर जहाँ रखा, आपने कहा यहाँ रिटेन कर Retain दिया। करना। तो आपने पहले रजिस्टर में एंट्री करी, ये माल आ गया, उसकी एंट्री कर दी, रजिस्टर हो गया। फिर आपने उसको स्टॉक को आपने लगा दिया कहीं पर। फिर जब रिकॉल की कस्टमर आता है कि मुझे वो सामान चाहिए, तो आपको रिकॉल होता है कि अच्छा वहाँ कहाँ पे रखा है। आप क्या कर रहे हो, रजिस्टर ही नहीं कर रहे हो। हाँ, तो कहाँ पे रखा है याद ही नहीं आ याद ही रहा। नहीं है। तो इनफैक्ट वो अंदर जा भी नहीं रहा ना, माल के। बिल्कुल, बिल्कुल। वो माल पड़ा हुआ है सड़क में आपका। तो वो बोलता है माय नेम इज अनिल, आप रजिस्टर नहीं कर रहे हो। रजिस्टर नहीं कर रहे हो तो फिर रिटर्न कहाँ से होगा, रिटर्न नहीं होगा तो रिकॉल कहाँ से करोगे। सो यू डोंट हैव अ मेमोरी प्रॉब्लम, यू हैव अ रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। 70-80% इज रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। मतलब अटेंशन का प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन की वजह से। ग्रेट। सो अगर इस पे काम करे, जो आपने अभी टेक्निक्स बताई है, तो हर कोई मेहनत करके जो चीज़ आपने अचीव की है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स अ स्किल, तो शायद उस लेवल तक नहीं लेकिन पहुंच सकता है। आप अपनी मेमोरी की काबिलियत को आप 50% बढ़ा सकते हो बाय व्हाट आई हैव सेड राइट नाउ। ओह, कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इतना ही काम किया आपने, 50% मेमोरी पावर बढ़ वुड बी वेरी ग्रेट। छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा रिजल्ट जाएगा। एक देगा। आदत की बात है, आपने एक चैप्टर पढ़ा, अगर कोई स्टूडेंट अगर इसको देख रहा है आज के पॉडकास्ट को, जी। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, ये मैंने इसमें से रजिस्टर किया कि नहीं किया। तो रजिस्ट्रेशन के लिए फिर बहुत तरीके हैं। आप उसको हाईलाइट कर दो, तो आप उसको हाईलाइट से आप रजिस्ट्रेशन के एक तरीका बढ़ा रहे हो। आप उसको पढ़ के आपने अपने मन से लिखना चालू किया, तो आपने रजिस्ट्रेशन के एक तरीके बढ़ा लिए। तो ये 50% यहीं से आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। और यही हम बचपन में तो करते थे, हम अपने नोट्स खुद बनाते थे। किताबें कहाँ थी पढ़ने को इतनी, एक स्कूल की सिलेबस की किताब थी, उसको पढ़ते थे, फिर अपने मन से नोट्स बनाते थे, फिर किसी टीचर ने बोला, फिर उसके हिसाब से नोट्स बनाते थे। तो लिखते 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 क्या रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके लिए कोई किताब या कहीं पे फॉर्मल ऐसा कुछ जहाँ पे हम लोग पढ़ के प्रैक्टिस कर सके, ऐसे कुछ आप सजेस्ट करोगे? देयर आर लॉट ऑफ बुक्स ऑन मेमोरी एनहांसमेंट। ओके। एंड मैंने जो पढ़ी थी किताब थी हाउ टू बिल्ड सुपर पावरफुल मेमोरी बाय हैरी लोरेन। हैरी लोरेन। हाँ, तो वो किताब अभी भी है मार्केट में, आप पढ़ो जी और बहुत सिंपल किताब है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत समय देना जी पड़ता जी। इट्स लाइक जिम की तरह है, हाँ। दिखने में सिंपल है, मेहनत जितना करोगे उतना। इट्स लाइक मसल पावर। जी जी जी, मेमोरी पावर। जी सर, जो हम लोग करते हैं, इट इज़ फॉर सर्टन अचीवमेंट्स दैट वी हैव सर्टन गोल्स, कि वो पा लिया तो एक अचीव हो गया, मिल गया। लेकिन अचीवमेंट इज़ डिफरेंट एंड एहसास इज़ डिफरेंट, इज़ व्हाट आई बिलीव। आप इस पे इसको कैसे देखते हैं? अचीवमेंट क्या है और एहसास क्या है? और मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो, या मतलब जब फुलफिलमेंट लगती हो, तो ये अचीवमेंट से आती है या उसके एहसास से आती है? देखिए, अचीवमेंट इज काइंड ऑफ अ बोलते हैं ना, कल्मिनेशन है, एक फाइनल स्टेप है, एक डेस्टिनेशन। जी जी। तो आई डोंट नो, आपने कभी ड्राइविंग करी है पहाड़ों पे कि नहीं करी है। तो मैं पहाड़ का हूँ, पहाड़ी हूँ। जी। तो डेस्टिनेशन हमेशा होता है कि हाँ, ये हिल स्टेशन जाना है या फिर ये मकाम पे जाना है, लेकिन वहाँ पहुँचने से ज़्यादा सुंदर वहाँ का सफ़र होता है। जो हम ड्राइव करते हैं, हिल्स पे जाते हैं, हर मोड़ पे, हर घाट पे, तो वो जो आनंद है वो उस ड्राइविंग में ही है। जर्नी। वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो ज़्यादा हमें अपील नहीं करता। जी। लेकिन जब तक वहाँ पहुँचते नहीं, तो पहुँचने की इच्छा भी होती है कि वहाँ पहुँचना है। तो दोनों का मकसद है। जी। अचीवमेंट इज द ड्राइविंग फोर्स, एंड उस अचीवमेंट तक जाने का जो सफ़र है इज द लिविंग फोर्स। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन
लोगों को याद रखना चाहिए। अक्सर हम अचीवमेंट में इतने खो जाते हैं कि उस जर्नी को एंजॉय करने से हम चूक जाते हैं, क्योंकि वो मन में वो चल रहा है कि ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है। सो फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ चलते रहो और कहीं ना बिल्कुल पहुँचो, बिल्कुल। और ये भी नहीं कहूँगा कि पहुँच जाओ और कुछ फील ना करो। हाँ हाँ हाँ, तो जब दोनों संभव है तो क्यों नहीं दोनों? इट शुड गो हैंड इन हैंड। And I feel the journey is always longer, right? Achievements in life are limited, वेरी ट्रू। but the journeys in life are plenty. तो और उन जर्नीज में ही हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ है, हमारी खुशी है, हमारे दुख है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे भाव हैं। तो वो अचीवमेंट हमें उस रास्ते पे ले जाते हैं कि यार ये पाना है, तो फिर वो रास्ते ड्राइविंग चूज फोर्स। करेंगे। अगर हम अचीवमेंट के बारे में सोचेंगे नहीं तो रास्ता भी चूज नहीं बिल्कुल, करेंगे। कहाँ जाना है वही पता नहीं है। तो इसलिए कुछ अचीव करना है वो सोचो, लेकिन सिर्फ वही पाना है उसमें मत अटको। एक बार सोच के यहाँ जाना है, फिर भूल जाओ और रास्ते पे लग जाओ। तो एक कॉम्बिनेशन है माइंड और हार्ट का। माइंड विल मेक यू डिसाइड वेयर टू गो, देन फॉरगेट अबाउट इट, हाँ। पुट योर हार्ट इनटू गोइंग देयर। हाँ, तो फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। ग्रेट। सर, माई लाइफ के बारे में हमने सुना है और ये भी सुना है कि व्हाट हैपन्स देयर स्टेज देयर। तो ये माई लाइफ में भी काफ़ी इंसाइटफुल, आपसे कुछ सीखने मिलता है। वहाँ पे एक अलग एमजी, स्पिरिचुअल एमजी दिखते हैं, ऐसे सुना है। तो एज अ क्यूरियोसिटी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये माई लाइफ जो, जिससे मैंने सुना कि काफ़ी लोगों के लाइफ में बदलाव आए हैं, नॉट इन जस्ट एंटरप्रेन्योर जर्नी बट ये लाइफ 360, ये अरा समझती, और उसके ऊपर ये माई लाइफ है। तो उसकी फिलॉसफी क्या है? उसकी फिलॉसफी, लाइक आई सेड अर्लियर, दैट we happen to be from a land of seekers. So seeking is different than searching or discovering or finding. True. So but discover आप करते हो जो था लेकिन अभी नहीं मिल रहा था, तो आपने discover किया। Find उसको करते हो जो खो गया था, तो you find it. So I found a lost bag. Search उसको करते हो, उसको आपको लगता है शायद मैं ढूंढूंगा तो मिल जाएगा। But seeking is a journey where it's a soulful. You're seeking some betterment. You're seeking some solitude, right? So that seeking is so wonderful. और जिस लैंड से, जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पर सीकिंग को बड़ा अच्छा दर्जा दिया गया है। तो ऐसे नहीं कि हमने कहीं जाके हमने प्रार्थना कर ली और हम कुछ बन जाए। जी। हमारी संस्कृति में बोलती है कि आप एक राह पे चलिए, और वो राह ऐसी होनी चाहिए जो जिस पे चलने से आपके आसपास के प्राणियों को, आसपास के सृष्टि को, नेचर को नुकसान ना हो। तो इंसान क्या हो गया कि अपनी ज़िंदगी को चलते चलते, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल, कन्वीनियंट बनाते बनाते उसने जाने में आसपास नुकसान करना शुरू कर दिया। कंफर्ट जोन बना दिया। कंफर्ट को नहीं बोलेंगे, लेकिन वो सेल्फिश हो गया। हाँ, कि वो सेल्फिश है, वो अपने से ऊपर सोचता नहीं है। तो अपना मतलब खुद की जिंदगी, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो वो और उसका परिवार जी, वो कहता है मैं और मेरा परिवार ये सुखी रहना चाहिए। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो कहता है मैं और मेरा समाज, वेरी ट्रू, ये ठीक होना चाहिए। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो कहता है मैं और मेरा देश। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो जहाँ पर वो एकदम गीत गाने लगता है तो मैं और ह्यूमैनिटी। मेरा ऐसा मानना है कि इससे भी बड़ा अगर हम सोच सकते हैं तो वो है कि मैं और सृष्टि। Is it? कि मैं सृष्टि का हिस्सा हूँ। तो जब वो आप सोचते हो कि मैं अपने परिवार का हिस्सा हूँ तो आप अपने परिवार का ध्यान रखते हो। बिल्कुल। जब आप सोचते हो कि मैं अपने समाज का हिस्सा हूँ तो आप अपने समाज का ध्यान रखते हो। आप समाज के लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो। बिल्कुल। कि कोई मेरे समाज को कुछ नहीं बोलेगा, मेरे धर्म को कुछ नहीं बोलेगा, मैं फलाना ढमकाना कर दूंगा अगर मेरे धर्म के बारे में कुछ बोला गया। बिकॉज आप कहते हो कि मैं धर्म से जुड़ा हूँ जी, राइट, और मैं धर्म का हिस्सा हूँ। बराबर। फिर कुछ लोग उससे आगे बढ़ते कहते हैं मैं अपने देश का हिस्सा हूँ। तो अगर आपने मेरे देश के बारे में कुछ बोला तो फिर मैं मरने मारने पे आ जाऊँ, देशभक्त। फिर कुछ लोग उसके ऊपर आते हैं कहते हैं हम इंसानियत के लिए खड़े हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए खड़े हैं, तो यार इंसानों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारी संस्कृति बोलती है इसके भी ऊपर जाओ, हम सृष्टि के लिए खड़े हैं तो इस सृष्टि के लिए कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या आपकी वजह से कहीं पानी पॉल्यूट हो रहा है क्या? आपकी वजह से कहीं पेड़ कट रहे हैं क्या?
आपकी वजह से कहीं हवा दूषित हो रही है, आपकी वजह से कहीं जानवर नहीं जी पा रहे हैं, तो अगर आपने अपने आप को जोड़ा कि हाँ मैं उसका भी हिस्सा हूँ, तो मैं उसको भी नुकसान, जिस तरह मैं अपने परिवार को नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं उसको भी नुकसान नहीं होने दूंगा, तो फिर कहीं आप एक स्पिरिचुअल राह पे चलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो वसुधैव कुटुंबकम, आप वही कहना चाहते हैं, तो वो फिलॉसफी है, उसको सिंपल तरीके से हम अगर समझें तो देखिए कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, बिकॉज हम कंफर्ट में जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर जागरूक रहें तो शायद ये नुकसान कम होगा। देखो कोविड आया, कोरोना आया, तो वो 5-6 महीना जब लॉकडाउन रहा तो सडनली पानी साफ हो गया, हवा साफ हो गई, जानवर बाहर घूमने लगे, इसका मतलब अगर पृथ्वी से इंसान चले जाए तो पृथ्वी सबसे अच्छी बन जाए। तो आई थिंक हम जा तो नहीं सकते, बट कैन वी मेक लेस destruction around us as we live in this life. That's the journey. And my life is nothing else but a beautiful realization that I'm a part of something bigger. I'm a seeker. So that's one thing. Second part of my life says कि all said and done, आप कितने भी intellectual, कितने भी काबिल हो, कितने भी पैसे वाले हो, तो there is a higher force ना. जब हम अपने आप को परिवार का हिस्सा मानते हैं ना, तो परिवार की ताकत मिलती है, हम अपनी मुश्किलात को हैंडल करने के काबिल बन जाते हैं, बिकॉज परिवार साथ खड़ा हो जाता है। तो मैं कहता हूँ हम सृष्टि के साथ खड़े होते हैं ना, तो सृष्टि की ताकत वहां से, अरे क्या बात है, दैट इज व्हाट यू एक्सपीरियंस इन। तो क्या आप सिर्फ अपनी ताकत से दुनिया में जा रहे हो, या आप कॉस्मोस की ताकत, ब्रह्मांड की ताकत, आप देव की ताकत, जो भी आप बोलो, जी जी, जो भी भगवान बोलो, ईश बोलो, जो आपको व्हाट यू कॉल देम गॉड, आप डिसाइड करो, तो क्या आप उनकी ताकत के साथ जा रहे हो? ये क्वेश्चन आपके लिए connected with higher self. That's what, in short, my life journey is all about. What a great philosophy. काफ़ी रिकॉर्ड्स सेट करने में भी आपका कंट्रीब्यूशन है। ये एंटरप्रेन्योर्स को लाके उनसे कुछ रिकॉर्ड सेट किए हैं। सो मतलब वो अंडर वाटर एक ह्यूमन चेन बनाना हो, या कुछ माउंटेनियरिंग का हो, या फिर कश्मीर टू कन्याकुमारी बाइक राइड हो, या ये एंटरप्रेन्योर्स का एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो, तो इन सब में तो आप इसको कैसे तरीके से देखते हो? मतलब रिकॉर्ड मेकिंग, गेटिंग सर्टिफिकेट्स, बीइंग देयर, अचीव करो, या उसमें से जो एंटरप्रेन्योर्स तैयार होते हैं अपने आप को नए रूप में, वो जो तैयार करते हैं, तो वो उसमें आपका क्या आइडियोलॉजी है? मतलब आप ये रिकॉर्ड्स क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्रिसिलियंस इतने रिकॉर्ड्स क्यों बना रहे हैं? दिन ब दिन हर 2 साल में एक नया रिकॉर्ड बनते जा रहा है। नहीं, रिकॉर्ड्स बनाने के लिए हम रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं जी। मेरी सोच उसके पीछे ऐसी है कि मिलके हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। अकेले मैं अपने लेवल पे तो मैं रिकॉर्ड बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, या कहाँ जाना है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक कैटलिस्ट बन सकता हूँ और बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ हो सकता है और मैं सूत्रधार बन सकता हूँ, तो क्यों नहीं? और यही सोचता रहता हूँ जी। तो इट हैज नेवर हैपेंड टू मी कि मैं अकेले कुछ कर लूँ। मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये साथ में है, तो ऐसे कितने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट किया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट किया। तो ये एक विचार आया कि हर साल खेलते तो हैं क्रिकेट जी, और हम लोग एंटरप्रेन्योर्स मिलकर खेल लेते हैं, छोटा टूर्नामेंट कर लेते हैं जिसमें 5-6 टीम आ जाती है, हम लोग खेल लेते हैं। फिर ये हुआ कि क्यों ना इसको बड़े रूप में खेलें, और जब फिर मेरे सामने आया कि सर कुछ बड़ा करते, तो मैंने कहा लेट्स मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, तो सडनली सबको लगा कि अच्छा कैसे बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैंने कहा कि कैसे बनेगा अलग बात है, बट इमेजिन करो कि आपकी फैक्ट्री में शॉप फ्लोर में एक बच्चा काम कर रहा है, उसकी लाइफ में कब ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट आएगा, कहाँ उसको पॉसिबिलिटी है? तो क्या हम उसका लिए एक माध्यम बन सकते हैं कि बिकॉज ऑफ अस समवेयर ही इज एबल टू टेल द वर्ल्ड, देखो मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वो अकेला नहीं कर पाएगा, तो वो शायद उसको, उसके जहन में भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम वो काबिलियत रखते हैं कि हम सोच सकते हैं, हम बड़ा सोच सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जो जिसको लेके वो लाइफ लॉन्ग याद रखे।
वो जो लीडरशिप में आपने बोला, वो जो अचीव नहीं कर सकता था, अगर वो हम उसमें खुद करके उसको अचीव करने में मदद करें, तो दैट इज तो व्हाट द जान लगती लीडरशिप। है। हमने 1 महीना लगाया, हमने 726 लोगों के साथ वो टूर्नामेंट खेला ओएमजी, एंड वी प्लेड 135 मैचेस 135। मैचेस और हमने इतने अच्छे ढंग से उसको ऑर्गेनाइज किया। 135 मैचेस में से 134 मैचेस स्टार्टेड ऑन टाइम, कहीं पर भी कोई डिले नहीं हुआ। एक मैच डिले हुआ बिकॉज एक टीम कहीं अटक गई थी एंड वी हैड पीपल हु वर एजुकेटिंग इट। तो लंदन से आए एजुकेटर आए, उन्होंने उसको ओवरसी किया पूरे टूर्नामेंट को एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ दिस इज द लार्जेस्ट बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट। बड़े स्ट्रिक्ट कंडीशंस थे, उसको हमने जी follow बिल्कुल। किया। बट ओवरऑल ये थॉट प्रोसेस था कि अकेले तो सब कर लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि चलो एक तो आया मन में कि ये करते हैं, तो ऐसा लगता है आपको कभी अपने आप से बोलते हो यार हम जी इस बार शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा सोच लिया, अभी ऐसे कुछ लगता है ये हर बार लगता है। तो हर बार इसको लगता है। आप कैसे मतलब मैनेज करते हो? मुझे लगता है कि मैं ज्यादा सोच लेता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे साथ बहुत लोग जुड़ जाएंगे। हाँ, तो जितने मेरे साथ क्रिस्टियंस हैं जो मेरे साथ हैं इतने सालों से, जी, तो शायद उन पर ज्यादा विश्वास है मुझे खुद से क्या बात। कि मैं अगर कुछ मुहिम पकड़ूंगा तो ये लोग मेरे साथ ये कंधे से कंधा मिला के आएंगे। और उन्होंने हमेशा ये पिछले जो हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तो वो साथ रहे मेरे। सर ये सर आज गुरु पूर्णिमा है और आज मैं आपको कुछ ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा जिसमें एक एक सिचुएशन रहेगा, उसको आप एक सिंगल लाइन में गुरु मंत्र देना है। तो शैल वी स्टार्ट? बिल्कुल। A 21-year-old kid who is confused. कीप वॉकिंग, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट सिचुएशन, चलते रहो। A 35-year-old entrepreneur whose business is failing. इट्स टाइम टू गो बैक टू स्कूल। A 45-year-old entrepreneur who is successful but not happy. इट्स टाइम टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। A teacher who thinks कि यार बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते टीचर्स की. रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्नड, यू नेवर गेट रिस्पेक्ट। थोड़ी और मेहनत करिए। और एक पर्सनल मेरे लिए एज यूर शिष्य सन्मित शाह के लिए आप क्या गुरु मंत्र पर्सनली देना चाहेंगे सर? अब उससे सन्मित थोड़ा पेशेंस और रखना पड़ेगा जिस काम में तुम हो एंड देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल। उस पोटेंशियल की वजह से देश में बहुत कुछ हो सकता है और देश को ज़रूरत है तुम्हारे इस काम की। लॉट ऑफ यंगस्टर्स दे नीड योर सपोर्ट, योर गाइडेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विल बेनिफिट। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए और पेशेंस के साथ साथ ये विश्वास कि अच्छे लोग मिलेंगे और हम अच्छे लोग इस देश के लिए हम और उनको अच्छा बना पाएंगे। Thank you so much for this wonderful guru mantra. Founder of Chrysalis, MG as a mentor, MG as a serial entrepreneur, coach. ये तो सब टाइटल्स हैं जो आपको आपके कर्मों के वजह से हम लोगों ने या दुनिया ने आपको इस नाम से जाना है। लेकिन MG या मनीष गुप्ता अगर कोई याद रखेगा तो किस तरीके से आपको याद रखना चाहिए? मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं और ना ही मैं सोचना चाहूँगा कि मुझे लोग कैसे याद करें। अब वो काम उनका है, वो भी मैं करूँगा तो क्या मतलब है। बट मैं चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ जिस अच्छे ढंग से जी सकता हूँ और बाकी फिर दुनिया पे है उनको कैसे याद करना है, तो उनको किस तरीके से मुझे याद करना चाहिए वो तरीका तो मैं हाँ, तो मेरे कर्म ही डिसाइड करेंगे कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सर आज काफ़ी सारे टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कोई एजुकेशनिस्ट होंगे जो अपना ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, तो उनके लिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप क्या गुरु मंत्र दे सकते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल ईच वन ऑफ अस एंड द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ इज दैट वी गोइंग टू आवर ग्रेव्स विद लॉट ऑफ म्यूजिक लेफ्ट इनसाइड अस। तो अपने आप को एक्सप्लॉइट करिए, अपने आप को ख़त्म करिए दुनिया में, फिर ख़त्म होइए। आप बहुत कुछ लेके जाओगे अपने अंतिम यात्रा में तो वो अच्छा नहीं होगा। देश को ज़रूरत है आपकी। हाँ,
तो द कंट्री नीड्स यू, द वर्ल्ड नीड्स यू, एंड दे नीड योर बेस्ट। बेस्ट। हाँ, तो बाकी मिले ना मिले, लेकिन दुनिया को आपका बेस्ट मिलना चाहिए। अगर ये आपने रास्ता डिसाइड कर लिया तो फिर बहुत कुछ संभव हो जाता है। नॉट जस्ट एन एफर्ट बट द बेस्ट Best. पॉसिबल आउटकम। हाँ, सो you have to make this a point of your life that whatever I do, little, big, small, that from my side should be the best. Whether results are best or not, it doesn't matter. Efforts have to be the best. तो जो आज तक मैं काम कर रहा हूँ उसमें अगर कुछ आपको सराहनीय चीज लग रही है तो वो एक, और ऐसा एक डिस्कम्फर्टेबल ट्रूथ जो भी आपको लगता है, वो दोनों चीजों पे मुझे आपसे इंसाइट चाहिए। Samvit, you're working on a model which is a huge contributory factor, I feel. So, dealing with the youth, dealing with मुझे लगता है कि वो रॉ गन पाउडर है, जी। राइट, और उसमें उसकी पोटेंशियल बहुत है। इट कैन गो टू अ स्मॉल एयर गन, इट कैन गो टू अ नॉर्मल गन, इट कैन गो टू अ कैनन। तो तुम उस रॉ गन पाउडर को तोप तक लेके जा सकते हो जहाँ पर मैक्सिमम फायरिंग हो सकती है। तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, एंड नॉट मेनी पीपल आर बेटिंग ऑन यंग माइंड्स, नॉट मेनी पीपल आर बेटिंग ऑन यंग souls to make them better. So I think that's wonderful, something which you're doing wonderfully well. और the brutal truth which is there कि मुझे लगता है कि थोड़ा और जम के काम होना चाहिए, हाँ, और थोड़ा एक्सपैंड करो अपने आप को, अपने होराइजन्स को। सो यू विल सी दैट लॉट ऑफ पोटेंशियल इज़ देयर। तो थोड़ा तुम्हारी रीच कम हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि तुम उन तक कब पहुँचोगे, और बहुत सारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस वेट कर रही हैं कि कब तुम उन अच्छे स्टूडेंट्स को उन तक लाओगे। तो आई थिंक द कनेक्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स whom you are teaching, coaching, and the organizations who would need or who would benefit from the students, वो bridge नहीं हो रहा है। तो you have to bridge that gap. So that's one area which you should work on. Thank you so much for my special insightful गुरु मंत्र। पिछले 4 साल से मैं आपके साथ हूँ, आपसे काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा है, एक नया नज़रिया मिला है अपने आप की तरफ देखने का, बिजनेस की तरफ देखने का, टीम की तरफ देखने का। लेकिन आज एज अ गुरु आप मेरे सामने बैठे हो, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एज अ गुरु दक्षिणा में, इसको मैंने बोला नहीं कि ये हम लोग जो इंटरव्यू नहीं, लेकिन एक आपसे कुछ ये भी सीख ही रहे, तो ये मैं इसको गुरु दक्षिणा बोल रहा हूँ। लेकिन आपके मायने में आई एज अ स्टूडेंट, आई एज अ योर शिष्य, मेरी गुरु दक्षिणा, रियल गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है? मैं वैसे चाहत रखता नहीं हूँ, लेकिन तुमने कह दिया, पूछ लिया, तो मेरी चाहत ये रहेगी संवित के योर लाइफ should be a journey where when people think of you and people see you, they should see 2 things. One, somebody who has exploited himself to the fullest, कि तुमने अपने पोटेंशियल को पूरा एक्सप्लॉइट किया, और दूसरा, they see you happy in life. तो आई थिंक इफ यू स्टे हैप्पी एंड येट यू हैव एक्सप्लॉइटेड योर पोटेंशियल, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। बिकॉज बहुत सारे लोग या तो खुश रहते हैं तो पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं करते, कुछ लोग पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करते हैं तो दुखी रहते हैं, या इरिटेटेड रहते हैं, या फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अगर ये दोनों चीज़ तुम कर पाए कि खुश भी हो और तुमने अपने आप को मैक्सिमाइज भी किया, आई थिंक इट्स मेरे लिए इससे अच्छी गिफ्ट क्या होगी। So maximizing my all efforts, contributing to the fullest, yet staying happy, satisfied. Sir, I would definitely ये आपके दिए नक्शे कदम पे मैं चलने की दिलो जान से कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से, और अच्छे तरीके से करने की आपने आज मुझे और प्रेरणा दी है। सो आज आप यहाँ आए और हम सबको आपने एनकरेज किया, मोटिवेट किया with your words of wisdom, experience, encouragement. So ये पॉडकास्ट सिर्फ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना या फिर हम और आप क्या है ये पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपके विजडम से, आपके थॉट प्रोसेस से जो आपने हज़ारों लोगों का लाइफ आज चेंज किया है, उसका उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिले और उनके लाइफ में कुछ बेहतर बदलाव हो,
यही आज की मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी. आज MG सर आपल्या खास गुरुपौर्णिमेच्या गुरुवर्य या कार्यक्रमाच्या पहिल्या एपिसोडसाठी आपल्याला गाईड करायला, एनकरेज करायला आले. नक्कीच काहीतरी इन्साइटफुल, आपण काहीतरी चांगला विचार त्यांनी आपल्यामध्ये पेरला. अनेक विचारांची शिदोरी त्यांनी आपल्याला दिली आणि हा पॉडकास्ट किंवा हा इंटरव्ह्यू देखणाऱ्यांना सुद्धा ही शिदोरी आयुष्यभर कामाला येईल अशी मी आज या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं गुरुचरणी आणि ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि सर, मनापासून धन्यवाद आम्हाला एनकरेज करून गाईड केल्याबद्दल. असेच अनेक गुरु शिक्षक असतील, मेंटर्स असतील, टीचर्स असतील, एज्युकेशनिस्ट असतील, ज्यांनी आपापल्या आयुष्यातून फक्त स्वतःलाच नाही तर इतर माणसांना घडवले, अशा अनेकांना गुरुवर्य या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण भेटणार आहोत. तुमची एनकरेजमेंट, तुमची साथ नितांत गरजेची आहे. अजून काही करेक्शन्स, तुम्हाला अजून काही सजेशन्स द्यायचे असतील तर दे आर ऑलवेज वेलकम. थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू. नमस्कार. थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग.